हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप प्रिपरेशन चल रहा होगा फुल स्विंग पे। कल आया हूँ आपके पास MTP सीरीज़ 1 का डिस्कशन, क्विक डिस्कशन, जिसपे यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। एंड इसके अलावा अपने जिस जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछा गया उनका इन डेप्थ उस कंसेप्ट का एनालिसिस भी करते रहेंगे। फर्स्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज MTP सीरीज़ 1 जुलाई 24, डेट इज़ ये सितंबर एग्ज़ाम के लिए है। पेपर 1 अकाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न को जरूर से ध्यान पे रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, वो कंपलसरी है, कंपलसरी आपको वो करना है। और इसके अलावा एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम रिमेनिंग 5, एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम रिमेनिंग 5, और 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। याद रखेंगे टोटल 5 क्वेश्चंस करना है आपको, उसमें से क्वेश्चन 1 कंपलसरी, इसको नहीं छोड़ सकते, और 5 में एनी 4 चाहिए। नेक्स्ट एक अच्छा सा पॉइंट है, अगर कभी कोई किसी प्रोविज़न पे आपको डाउट है कंसेप्ट पे, तो आप एजम्पशंस ले सकते हैं। आप अपने एजम्पशंस पे काम करेंगे और नोट पे ज़रूर से लिख देंगे। हर एक सम्स पे जहाँ भी वर्किंग नोट का ज़रूरत है आपको वर्किंग नोट बनाना है। सर वर्किंग नोट कहाँ बनाए, ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बेटा बेटर रहता है वर्किंग नोट मेन आंसर के बाद में दिखा दे, सॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, और मेन आंसर पे वर्किंग नोट नंबर आप उनको ज़रूर से बता दीजिएगा। या कोई छोटे छोटे कैलकुलेशंस रहने से आप वर्किंग नोट मेन कैलकुलेशंस पे दिखा दीजिएगा, आपकी मर्जी। पहला क्वेश्चन हमेशा आज तक तो यही आया है, ट्रू फॉल्स होता है, और 6 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के। इसमें आपको 6 के 6 करना है। 6 स्टेटमेंट्स ऑफ 2 मार्क्स ईच 12। अब जब आप ट्रू फॉल्स का जब आंसर्स करेंगे तो एक बात पे जरूर से ध्यान दीजिएगा, आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो आपको ट्रू और फॉल्स तो लिखना है। ट्रू और फॉल्स लिखने के साथ साथ आपको लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। ट्रू अगर आंसर है तो मस्त है, क्वेश्चन पेपर छाप दीजिए, और फॉल्स है तो आपको सही बात भी लिखना पड़ेगा, तो ही आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। आइए स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस इन पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट एसेट। तो बैलेंस इन पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट एसेट, तो पेटी कैश बुक क्या होता है और एसेट क्यों कहा जाता है ये बताएंगे। पहले तो ये आंसर ट्रू है बेटा, ट्रू ट्रू। अगर आप सिर्फ ट्रू लिख देंगे तो आपको ओनली 0.5 मिलेगा। जरूर जरूर ध्यान रखेंगे, मैं क्लास में टेस्ट लेता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिपीटेटिव बताने के बाद भी ट्रू फॉल्स लिख के छोड़ देते हैं और उनको फुल मार्क्स नहीं मिलता। तो ये बात जरूर से आप ध्यान रखेंगे, आपको ट्रू फॉल्स के साथ साथ रीजन भी लिखना पड़ेगा। पेटी कैश बुक क्या होता है बेटा? कैश बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर। कैश बुक कैश ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड के लिए मेंटेन किया जाता है। आपके बिजनेस में छोटे छोटे स्मॉल पेटी एक्सपेंसेस होता है, उसके लिए एक पेटी कैशियर रहता है। उन्हें मंथ के स्टार्टिंग में या वीकली या फोर्टनाइटली हम लोग एक लमसम अमाउंट दे देते और बोलते पूरा एक हफ्ता, एक महीना, 15 दिन आप अपना इसे एक्सपेंसेस कीजिए और एक कैश बुक बनाइए। और उनके पास कुछ बैलेंस भी रह सकता है पीरियड के लास्ट में, मंथ के लास्ट में, वीक के लास्ट में, तो वो कैश ही है बेटा। सो पेटी कैश बुक इज एन एसेट, तो आपको ट्रू लिखना है और लिखना है बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज एसेट। आपको कुछ मिर्च मसाला नहीं डालना है, क्वेश्चन पेपर ही कॉपी कर लीजिएगा, करेक्ट है तो। नेक्स्ट है फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। ये तो गलत है बेटा। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लोअर पे होना चाहिए, ये लोअर पे। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, नॉर्मली मार्केट प्राइस को ही एनआरवी कहते हैं। और ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट साथ में ये भी लिख लीजिएगा, रिवीजन करते समय इसको अगर घुमा दे कि कौन सा कंसेप्ट से कॉस्ट और एमआरपी एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर शैल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज करंट एसेट्स। बेटा ये एनपीओ का क्वेश्चन है। एनपीओ तो में आई अकाउंट आप बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो करंट ईयर के जो सब्सक्रिप्शन है वो तो करंट ईयर का इनकम है, वो आई में आना चाहिए, वो एसेट नहीं होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है, ये गलत लिखा है इन्होंने। जो आपने आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, साल के लास्ट में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको आप एसेट्स दिखाते हैं,
और साथ में प्रीपेड भी सुन लीजिए। कभी कभी आपके क्लब ने सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले लिया तो वो क्लब के लिए लायबिलिटीज़ है। तो इन्होंने जो पूछा है वो तो मैं कराऊंगा, साथ में इंटर रिलेटेड और जो ऑप्शंस है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो यानी पढ़ा तो रहा हूँ मैं, एमटीपी डिस्कस कर रहा हूँ, बट एमटीपी के साथ साथ इसके और भी इफ देन जो ऑप्शंस है वो भी। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो बेटा ये एसेट है, अगर क्लब ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले लिया तो क्लब के लिए लायबिलिटीज। तो बाजू में ये भी लिख लीजिएगा, When shares are forfeited, share capital account debited with called up value, बहुत सही बात है। And the share forfeiture account credited with calls in arrear, कॉल्स इन एरियर के साथ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है। तो मैं आपको फॉरफीचर का पूरा एंट्री रिवाइज करवा देता हूं, मैं ध्यान से सुनेंगे। जब फॉरफिट करते तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते और अमाउंट के घर पे लिखते कॉल्ड अप वैल्यू। टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर लिखते हैं। जब पैसा नहीं मिला नॉट रिसीव्ड के लिए कॉल्स इन एरियर करते हैं, और जितना पैसा आप फॉरफिट करेंगे बेटा उससे डालेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट पे रिसीव्ड। तो ये आंसर सही हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर। बेटा अच्छा से पढ़ाई करो, बेटा साइड में बैठ के पढ़ाई करो, इधर इस साइड आ जाओ बेटा, इस साइड। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में लिखते हैं जो पैसा नहीं मिला, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर रिसीव्ड। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, एसपी को आप फॉरफिट नहीं कर सकते। तो याद रखेंगे फॉरफीचर के समय जब एसपी रिसीव्ड, एसपी रिसीव्ड उसमें 440 वॉट है, छूना है मना, तो फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इफ एसपी नॉट रिसीव, एसपी को डेबिट करते नॉट रिसीव, तो बेटा ये कंप्लीट फॉरफीचर का एंट्री हो गया। मैं हर एक पॉइंट के साथ पूरा चैप्टर में इस टॉपिक पे जितने डिस्कशन है मैं करूंगा। तो फॉरफीचर का एंट्री कंप्लीटली इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू, एसपी अकाउंट डेबिट नॉट रिसीव, टू कॉल्स इन एरियर जो अमाउंट रिसीव नहीं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट रिसीव, बट बच के रहना एसपी पे नहीं। तो ये गलत है, तो गलत है बेटा, आपको सही लिखना पड़ेगा। शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू सही था। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट करते अमाउंट फॉरफिटेड से, अमाउंट फॉरफिटेड से। नेक्स्ट, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज गेन फॉर ड्रॉई। तो रिटायरमेंट बिल का रिटायरमेंट यानी मैच्योरिटी डेट के पहले अगर ड्रॉई पेमेंट करता है बिल का, मैच्योरिटी डेट के पहले ड्रॉई बिल का पेमेंट करता है तो हम लोग ड्रॉई को डिस्काउंट देते वो प्री पेमेंट करने के लिए, तो डेफिनेटली वो उनका गेन है। तो ट्रू होगा तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पेपर को ही कॉपी में लिख देंगे, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज गेन फॉर ड्रॉई एंड लॉस ऑफ ड्रॉ। लॉस ऑफ ड्रॉ नहीं लिखने से भी होगा, आप ट्रू होने से सेंटेंस को छाप दीजिएगा। BRBP आर टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक, यस BRBP सब्सिडरी बुक है। तो सब्सिडरी बुक पे क्या क्या आते हैं बेटा, आइए सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आते हैं उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही है सब्सिडरी बुक में सबसे पहले परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर। तो ये है सब्सिडरी बुक। कभी एग्जाम में आ गया सब्सिडरी बुक का नाम, तो अब परचेज डे बुक जिसमें ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स डे बुक जहाँ पे ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न जिसको हमने क्रेडिट में खरीदा था उसे वापस करेंगे, परचेज रिटर्न डे बुक। सेल्स रिटर्न जिसको अपने क्रेडिट में सेल किए थे रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न डे बुक। ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस कैश बुक। और BRBP बुक, और जो भी कोई ट्रांजेक्शंस लाइक कोई डेप्रिसिएशन का एंट्री हो गया, डेप्रिसिएशन टू एसेट वगैरह, एडजस्टमेंट एंट्रीज, प्रीपेड एंट्रीज, आउटस्टैंडिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, सब जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। तो ये सही था बेटा, ये ट्रू फॉल्स है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से ट्रू फॉल्स पढ़िएगा,
12 में 12 स्कोर करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा, ये क्वेश्चन देख के सारे सीए का दिल खुश हो जाता है। व्हाट सर्विसेज कैन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू सर्विस सोसाइटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारा सर्विसेज करेगा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइस और रजिस्ट्रेशन वगैरह काम पे हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ट्रायल बैलेंस पे क्वेश्चन आया है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर एक्स आस्क्ड टू फाइनलाइज द अकाउंट्स फॉर 31 मार्च 24। ऑडिट में गए और ये आपको दिखा डेबिट क्रेडिट बहुत सारे। द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज दिस, एक्स क्लेम्स ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजेक्शंस करेक्टली एंड द बैलेंस इज टैलीड। उनका कहना है कि सारा ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, बैलेंस टैली। चेक द एक्यूरेसी ऑफ अबोव ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस टॉपिक में बताता हूँ मैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में बेटा आता है एक्सपेंसेस, क्योंकि डेबिट बैलेंस होते हैं एसेट। एक्सपेंसेस एसेट्स डेबिट होते हैं, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, कैपिटल। रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, कैपिटल क्रेडिट में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पे क्रेडिट में सेल्स दिखाते तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, डेबिट में परचेज दिखाते तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। सन्डी डेटर्स इधर दिखाते तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाएंगे तो क्रेडिट। और एक बात जरूर से ध्यान रखेंगे, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। अभी ट्रायल बैलेंस पूरा चैप्टर ही मैं रिवाइज करा दूंगा आपको। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। और एक अच्छा नोट पे ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपने अगर COGS कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या एडजस्टेड परचेज कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज रिटर्न है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर COGS क्वेश्चन पेपर में दिया है COGS, तो जरूर से आप लिख लीजिएगा। COGS अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न सब कुछ एक साथ आ गया है। तो ट्रायल बैलेंस में ओनली COGS लिखना है डेबिट में, और क्लोजिंग स्टॉक लिखना है डेबिट में, और कुछ नहीं। सर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, परचेज रिटर्न नहीं आएगा, सर हमें पता है, बट बेटा मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ। बस ट्रायल बैलेंस में इतना ही है। COGS एडजस्टेड परचेज दिया है तो उसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक सारे इंक्लूडेड है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको अलग से दिखाना है, एसेट है, माइनस हो गया। और COGS तो डेबिट में आपको दिखाना ही है, बट ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न नहीं आएगा। और नॉर्मल है जिसमें COGS एडजस्टेड परचेज नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना है। तो फाइनल ये बना, एक्सपेंसेस एसेट डेबिट में, रेवेन्यू लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट में। कैपिटल ये तो सही है बेटा। ड्राइंग्स भी डेबिट होता है, सही है। लीज होल्ड प्रेमाइसेस एसेट्स है, सही है। सेल्स भी आपका इनकम है, सही है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर ये गलत हो गया, ड्यू फ्रॉम कस्टमर तो डेबिट होना चाहिए, डेबिट। परचेज सही है, परचेज रिटर्न गलत है, परचेज रिटर्न 792 क्रेडिट में आना चाहिए। लोन फ्रॉम बैंक सही है। ट्रेड एक्सपेंसेस सही है। ट्रेड पेबल तो लाइबिलिटीज होता है, तो लाइबिलिटीज तो यहाँ पे आना चाहिए क्रेडिट में। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है तो बिल्स पेबल को भी आपको क्रेडिट में लिखना चाहिए। सैलरी वेजेस सही है। कैश एट बैंक सही है। ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में आएगा। रेंट वगैरह सही है। सेल्स रिटर्न तो आपको पता ही है, वो तो सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट, ये भी गलत है, 294 यहाँ आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा। और ट्रायल बैलेंस को क्लोज करेंगे, दोनों साइड टैली हो जाए, और कभी कभी टैली नहीं होता है ना, तो आप सस्पेंस लिख देते, सस्पेंस। और रेक्टिफिकेशन करेंगे तो रेक्टिफिकेशन करने के बाद सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाएगा। अगर किसी कारणवश सस्पेंस में बैलेंस रहता है रेक्टिफिकेशन के बाद भी, तो आप लोग बोलेंगे पिक्चर अभी बाकी है, डेट इज अनडिटेक्टेड एरर्स। रेक्टिफिकेशन पे सारा गलती को आपने ठीक कर लिया तो बैलेंस नहीं बचना चाहिए, फिर भी बैलेंस बचा है तो आप बोलना कि अभी भी अनडिटेक्टेड एरर्स है। तो ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन इसमें कुछ दिखाने को नहीं है। चलिए, तो ये 20 मार्क्स का था। ये ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको पूरा बेटा 20 में 20 लेना है, एक नंबर भी नहीं छोड़ना है।
नाउ क्वेश्चन 2 3 4 5 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चंस मिलेंगे एनी 4। क्वेश्चन पेपर देखकर ये 5 में से कौन सा 4 को आप करेंगे, ये आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना है। वो 5 में से 4 सेलेक्ट करते समय बस एक बात ध्यान रखेंगे, सम सेलेक्ट करते समय अगर एनपीओ सिंगल एंट्री के बड़े बड़े सम्स आ गए तो उनको एक बार स्किप करके कोशिश कीजिएगा सोल्व करने का, बिकॉज 3 आवर्स का एक टाइम मैनेजमेंट भी है। तो अगर एनपीओ के सम सिंगल एंट्री के सम्स बड़े बड़े आ गए तो आप 10-10 नंबर का सम्स आ गया एक ही साथ, तो आप उससे दूर ही रहना, क्योंकि वो दोनों सम्स को करते करते आपका 1 घंटा चला जाएगा। अगर 1 घंटा में 20 मार्क्स ही करेंगे तो बाकी के 80 मार्क्स के लिए टाइम कम जाएगा। तो सम्स का प्रॉपर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी अकाउंट्स कर लीजिएगा, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, बिल्स, डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, ये कर लीजिएगा। एनपीओ से और सिंगल एंट्री का कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा बच के रहेगा, अगर बड़ा सम है तो। छोटा सम है तो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 आइए ये देखते हैं बेटा, ये 10 मार्क्स का है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मिस्टर मानस वाज अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट द डिफरेंस टू पीएल ऑफ दैट ईयर। ये एक एबनॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ट्रायल बैलेंस पे कुछ डिफरेंस आता है तो अपन सस्पेंस पे डालते हैं, बट इन्होंने ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस पीएल पे डाल दिया। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामाइन द फॉलोइंग एंड सजेस्ट रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का सम्स करते समय तो वेरी 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 दिल से रिक्वेस्ट सभी बच्चों को, मैं जब भी क्लास में टेस्ट लेता हूँ रेक्टिफिकेशन का, कभी मैं पूछता हूँ स्टेज 3 आप कर देते हो स्टेज 2, कभी मैं पूछता हूँ स्टेज 2 आप कर देते हो स्टेज 3, इतने रिपीटेटिव वार्निंग के बाद भी। तो लास्ट अब बस 13 को एग्जाम देने जा रहे हो, अब धोखा ना होए। रेक्टिफिकेशन का सम करने से पहले आप जरूर से स्टेज देखिएगा। स्टेज बता देगा बिफोर ट्रायल बैलेंस भी होता है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट, या नेक्स्ट ईयर आफ्टर फाइनल अकाउंट भी होता है। अगर पेपर में कहीं लिख दिया नेक्स्ट ईयर आफ्टर फाइनल अकाउंट तो स्टेज 3 हो गया, और पेपर को देखकर कहीं भी नेक्स्ट ईयर नहीं लिखा, फाइनल अकाउंट नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो अब स्टेज 2 मान के कर लीजिएगा स्टेज 2। और कहीं सस्पेंस भी दिख गया तो स्टेज 2 ही होगा। तो बेटा स्टेज 3 में जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो एक बात जरूर से ध्यान रखेंगे, अगर आपके रेक्टिफिकेशन में कोई एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट आ गया तो इसके जगह आप लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। स्टेज 3 का रेक्टिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट करते समय पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे, एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट आ गया तो, और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना देना, बनाकर जो बैलेंस आएगा वो बिजनेस का लास्ट ईयर का ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस बच गया था अभी डाल दिया, वो कैपिटल में जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन करते समय स्टेज 3 में एक्सपेंसेस रेवेन्यू के जगह पीएल एडजस्टमेंट, और पीएल एडजस्टमेंट का बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। और स्टेज 2 आया तो उसमें नॉर्मली एक्सपेंसेस एसेट्स रेवेन्यू लिखते हैं। आइए अब देखते हैं सबसे पहला आइटम, परचेज अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 30,000। एक स्कूटर खरीदा और मानस ने और डाल दिया कन्वेंस अकाउंट पे और डेप्रिसिएशन। तो कभी भी फिक्स एसेट्स में मिस्टेक होएगा, फिक्स एसेट में मिस्टेक होगा और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया तो उसमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आपको डालना है। परचेज ऑफ स्कूटर का करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री, तीन एंट्री लिखकर हम लोग ट्राई करेंगे। एग्जाम में आप सेल्फ नोट पे ऐसे कर सकते हो, वर्किंग नोट में दिखाने का जरूरत नहीं है। सो परचेज ऑफ स्कूटर का करेक्ट एंट्री होगा स्कूटर या कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये करेक्ट एंट्री है, स्कूटर या कन्वेंस टू बैंक। कितने का स्कूटर खरीदा? 30,000 का। बट पेपर सेटर ने क्या बोला? डेबिटेड टू कन्वेंस, तो अकाउंटेंट ने लिख दिया कन्वेंस टू बैंक 30,000। रॉन्ग एंट्री लिखते समय संभल के चलना। रॉन्ग एंट्री में एक बात बता देता हूँ रेक्टिफिकेशन का,
जिस अकाउंट में मिस्टेक बोला है सिर्फ उसी अकाउंट पे मिस्टेक होगा। सपोज स्कूटर में, स्कूटर की जगह कन्वेंस में लिखा तो मिस्टेक ओनली कन्वेंस अकाउंट पे होगा, बैंक पे नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन में बोलता था कन्वेंस में डेबिट किया 10,000 तो आपको ओनली कन्वेंस में 10,000 लिखना है और बैंक पे 30,000 लिखा है। तो कभी भी रॉन्ग एंट्री लगाएंगे तो आप देख लेना कि कहाँ मिस्टेक है। कोई अकाउंट पे मिस्टेक है तो सिर्फ वहीं पे मिस्टेक है, उसके फिर डेबिट में मिस्टेक है तो क्रेडिट में मिस्टेक मत कर दीजिएगा, क्रेडिट सही है। जैसे कहते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, क्रेडिट भी सही है। अगर क्रेडिट में मिस्टेक है तो क्रेडिट में मिस्टेक कीजिएगा, डेबिट सही है। और कोई डे बुक में राइटिंग मिस्टेक हुआ, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक वगैरह, तो आप डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग समझिएगा। अब ये करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखने के बाद पहले देखिएगा, आपको स्कूटर चाहिए था, उन्होंने स्कूटर लिखा नहीं, उन्होंने स्कूटर लिखा नहीं, तो हमें स्कूटर लिखना ही पड़ेगा, स्कूटर 30,000। और बैंक सही है, इसको कुछ नहीं करना है। अब गलत क्या है, कन्वेंस, तो टू कन्वेंस लिखेंगे, टू कन्वेंस, बट कन्वेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टेज 3 है, तो कन्वेंस के जगह क्या लिख दिया जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट। तो आंसर हो गया स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, फर्स्ट एंट्री। और इसका एक डेप्रिसिएशन भी होता है, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन डेबिट टू स्कूटर 10% ऑफ 30,000, डेप्रिसिएशन का रेट 10%। डेप्रिसिएशन का रेट कभी पर एनम में लिखा रहता है, कभी नॉर्मल ऐसे। पर एनम में लिखा रहेगा तो बेटा डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे चार्ज करना, और डेट ऑफ परचेज पता नहीं रहता है तो मिड ईयर ले लेते हैं, और पर एनम नहीं लिखा है तो ऑलवेज फ्लैट रेट। तो डेप्रिसिएशन 3,000 लगेगा, बट इन्होंने रॉन्ग एंट्री वाले ने लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने तो कन्वेंस अकाउंट पे डाल दिया, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री उन्होंने लगाया नहीं। तो राइट एंट्री आपको लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर 3,000। डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे सर, डेप्रिसिएशन की जगह पीएल एडजस्टमेंट 3,000। तो आपकी मर्जी, आप ये दो एंट्री लगाइए, या देखिए इसमें कॉमन स्कूटर डेबिट 30,000, स्कूटर क्रेडिट 3,000, तो आप स्कूटर को डेबिट कर दीजिए 27,000 से, पीएल क्रेडिट 30,000, डेबिट 3,000 टू पीएल एडजस्टमेंट 27,000, नेट ऑफ करके कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट ने ये एंट्री लगाया स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट, परचेज अकाउंट ज़्यादा दिखा दिया, तो ओनली एक ही अकाउंट में मिस्टेक है, तो आप इसको परचेज को ज़्यादा दिखा दिया, परचेज डेबिट होता है, कम करने के लिए परचेज को क्रेडिट करेंगे टू परचेज, बट टू परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज के जगह क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट। ओनली परचेज अकाउंट में मिस्टेक है, इसलिए हम लोग सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 1 लाख, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 1 लाख। नेक्स्ट, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सैम वाज रिकॉर्डेड एज सेल, तो कोई क्रेडिट परचेज किया था, रिकॉर्डेड एज सेल्स मतलब सेल्स बुक में। तो बेटा कोई बुक में गलती हो जाता है ना, कोई बुक में गलती होता है तो ध्यान से देखेंगे, कोई बुक का मिस्टेक का इफेक्ट। तो आपने परचेज किया था, परचेज का एंट्री अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सैम, तो परचेज का एंट्री होता है बेटा परचेज टू सैम, परचेज टू सैम 20,000, और रिकॉर्डेड एज सेल मतलब सेल्स बुक में लिख दिया। बुक में कोई मिस्टेक होता है तो बेटा डेबिट भी गलती, क्रेडिट भी गलती, तो सेम टू सेल्स लिख दिया, सेम टू सेल्स 20,000, ये है रॉन्ग एंट्री। तो आपको डेबिट में लिखना था परचेज, आपने लिखा नहीं, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में परचेज को डेबिट करेंगे 20,000। आपको सैम को क्रेडिट में लिखना था, आपने लिखा नहीं, टू सैम को क्रेडिट करेंगे 20,000। तो आपका ये दोनों आ गया, बट इन्होंने तो अकाउंटेंट सैम को डेबिट कर दिया,
सेम तो डेबिट ये गलत है, तो गलत अगर डेबिट है तो उसको हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू सेम फिर से नहीं लिखना है, डायरेक्टली सेम में अमाउंट दिखा देना है 40,000। और सेल्स भी गलत है, सेल्स भी गलत है, क्रेडिट हटाने के लिए डेबिट, तो सेल्स डेबिट 20,000। तो बेटा ये एंट्री बना। परचेज सेल तो लिखेंगे नहीं, दोनों के जगह लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट 40,000 टू सैम कितना 40,000। तो ये बहुत फेवरेट ट्रांजैक्शन है, जरूर से आप ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव कैश फ्रॉम आनंद was posted to the account of भास्कर। आनंद से पैसा मिला, आनंद से पैसा मिला, तो आपको करेक्ट एंट्री हुआ कैश टू आनंद। रॉन्ग एंट्री पे उन्होंने क्या कर दिया, पोस्टेड टू भास्कर, तो कैश टू भास्कर लिख दिया, कैश टू भास्कर। तो बेटा कैश कैश तो सही है, आनंद चाहिए, आनंद लिखा नहीं, और भास्कर रॉन्ग है, तो भास्कर को डेबिट। तो आंसर हो जाएगा भास्कर टू आनंद। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। रिसीव कैश फ्रॉम पारस was debited to his account 5,000। इसको अच्छा से देखिएगा, रिसीव कैश फ्रॉम पारस, ये बहुत होलसेल में मिस्टेक होता है। कैश फ्रॉम पारस मिलने का एंट्री कैश टू पारस, कैश टू पारस कितना रुपया मिला 5,000, 5,000, ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री बहुत ध्यान से देखना आप लोग, रॉन्ग एंट्री बहुत ध्यान से देखना। पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, पारस को डेबिट कर दिया आपने, पारस को डेबिट कर दिया 5,000। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कैश सही है, कैश सही है, कैश 5,000। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गलती जो मैं बहुत साल से देखता हूँ, बच्चे अपने मन से पारस टू कैश, जब भी आप रॉन्ग एंट्री लिखेंगे संभल के लिखना। किसी अकाउंट पे मिस्टेक बोला तो सिर्फ उसी अकाउंट पे मिस्टेक है, पारस पे मिस्टेक बोला तो ओनली पारस पे मिस्टेक है, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला तो कैश सही है। यस, जरूर से ध्यान देना ये। अब देखिए कैश डेबिट था, इन्होंने तो डेबिट लिख ही दिया, पारस को क्रेडिट में लिखना चाहिए, इन्होंने लिखा नहीं, तो पारस 5,000, और इन्होंने डेबिट कर दिया पारस को, तो फिर से टू पारस लिखने का जरूरत नहीं है 5,000। तो आंसर बन जाएगा सस्पेंस 10,000 टू पारस 10,000। यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट नहीं लिखना है बेटा, इनकम एक्सपेंसेस नहीं है। नेक्स्ट 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश ओमिटेड टू बी टेकन, तो ड्यू फ्रॉम रमेश मतलब वो डेटर्स था, तो रमेश टू सस्पेंस, ये बहुत गिफ्टेड क्वेश्चन आ गया। ट्रेड रिसीवेबल या रमेश टू सस्पेंस। सेल ऑफ गुड्स राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, और एक बोनस, शुरू में 2-3 मेहनत करवाया, उसके बाद लॉलीपॉप क्वेश्चंस दे रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स टू राम ओमिटेड, तो एंट्री होगा राम टू सेल्स और राम टू पीएल एडजस्टमेंट, राम टू पीएल एडजस्टमेंट। अमाउंट ऑफ 23950 ऑफ परचेज रॉन्गली पोस्टेड 25930, यानी परचेज पे ज़्यादा दिखा दिया आपने, परचेज को कम करना पड़ेगा, परचेज को कम करना पड़ेगा। तो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट दोनों का माइनस करके ये सारे एंट्रीज हो गए। अब आपको एक सबसे पहले एक सस्पेंस का लेज़र बनाना है, सस्पेंस का सबसे पहले, और सस्पेंस का लेज़र में जो बैलेंस आएगा आप उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि पहले जो डिफरेंस आया था उन्होंने पीएल में डाला था और फिर पीएल को कैपिटल में भेजते हैं। तो सस्पेंस का लेज़र आपको बनाना पड़ेगा, आई होप सक जाएंगे आप लोग सस्पेंस का लेज़र कैपिटल में, और पीएल का भी लेज़र बनाइएगा और उसके भी जो बैलेंस आएगा पीएल एडजस्टमेंट को भी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन था, आपको ज़रूर से ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की ओर। ये क्वेश्चन है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट और स्टॉक वैल्यूएशन का, बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है स्टॉक वैल्यूएशन का। आइए देखते हैं। फिजिकल स्टॉक वैल्यूएशन पे
क्वेश्चन है। मिसेस धीरज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड नेट प्रॉफिट 8 लाख। इनके बिजनेस का नेट प्रॉफिट दिख रहा है 8 लाख। आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000 क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने दिखाया है। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम स्क्रूटनी ऑफ बुक्स 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट है परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 30,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ऑफ शॉप। तो ये फिर से आपका आ गया रेक्टिफिकेशन। आपने परचेज किया था इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स में दिखाना चाहिए था, आपने परचेज में दिखा दिया। तो इसका अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोग करेंगे तो फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स टू परचेज नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। इन्होंने पूछा है कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, तो फर्नीचर एंड फिटिंग टू पीएल एडजस्टमेंट। पीएल एडजस्टमेंट अगर क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, इंक्रीज, और डेबिट होता है तो प्रॉफिट कमता है, डिक्रीज। जब हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे, इन्होंने तो लेज़र बना दिया पीएल एडजस्टमेंट का, बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लिख दिया, फर्नीचर फिटिंग्स टू पीएल एडजस्टमेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक प्लस माइनस से भी मैं सिखा दूंगा। धीरज गेव अवे गुड्स वैल्यूड 80,000 फ्री सैंपल, नो एंट्री मेड। तो फ्री सैंपल में कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री होता है एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। तो एडवर्टाइजमेंट पीएल एडजस्टमेंट का आइटम है, और परचेज को भी क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। आफ्टर फाइनल अकाउंट करते हैं तो आप पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो ये पीएल तो कट ही जाएगा, या पीएल में दोनों साइड में डाल दीजिए, टू एडवर्टाइजमेंट और बाई सैंपल, डेट इज़ अल्टीमेटली इन दोनों का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एक शॉर्टकट भी आपको सिखाऊंगा, और ये लेजर से भी देख सकते हैं, पीएल एडजस्टमेंट टू एडवर्टाइजमेंट और फिर बाई सैंपल लिखकर दोनों साइड पे दिखा देंगे, आपकी मर्जी, या मैं एक शॉर्टकट दिखा दूंगा अभी, उसमें डायरेक्टली कर पाएंगे। शॉर्टकट भी साथ साथ ही लेके कर रहा हूँ मैं। नेट प्रॉफिट इन्होंने क्या दिखाया है, 8 लाख, और एडजस्टमेंट कर लेंगे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, प्रॉफिट को प्लस करना है। कितना प्लस करना है सर, 30,000। और एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं करेंगे। Invoices of goods amounting 5 lakh have been entered on 27th March, but goods were not included in stock. आपने 27 मार्च को परचेज किया था, परचेज का एंट्री कर दिए, स्टॉक में नहीं दिखाए। तो स्टॉक में दिखाएंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी प्लस हो जाएगा। तो पहले तो हमारा प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, कितना रुपया का, 5 लाख का नेट प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। और उन्होंने स्टॉक भी पूछा है, तो एक स्टॉक का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टॉक इन्होंने दिखा रखे हैं 7,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000, और स्टॉक में 5 लाख नहीं दिखाया, तो स्टॉक में 5 लाख दिखा दीजिए आप। तो इसका दो जगह इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट, इन मार्च 24 गुड्स 4 लाख सोल्ड डिलीवर्ड। मार्च में गुड्स बेचे, कस्टमर्स को दे भी दिए, फिर टेकन इन सेल्स ऑफ अप्रैल। तो बड़ा नाइंसाफ़ी हो गया, मार्च के साथ सेल्स नहीं दिखाए, तो सेल्स दिखा देंगे। तो कितना रुपया का सेल्स किए थे, 4 लाख का, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। गुड्स ऑफ 1,50,000 सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इन मार्च एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट। दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, सेल्स मार्च में दिखा दिए। अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजने से सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स भेजते हैं, तो उसे हम लोग सेल्स दिखा देते, और ईयर एंड पे साल के लास्ट में अनअप्रूव्ड होता है ना, तो हम लोग दो काम करते, एक तो सेल्स को कैंसिल कर देते हैं, सेल नहीं हुआ, और दूसरा स्टॉक एट कॉस्ट दिखाते।
तो ये बहुत फेवरेट है, फाइनल अकाउंट पे भी मिलेगा। तो कभी भी स्टॉक का सम आया, फाइनल अकाउंट का सम आया, या पार्टनरशिप में भी आपको मिल सकता है, गुड्स सेंट ऑन सेल रिटर्न बेसिस रिकॉर्डेड एज सेल्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल के लास्ट में अनअप्रूव रहेगा तो सेल्स कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट कम जाएगा और फिर स्टॉक बढ़ा देंगे कॉस्ट पे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहानी है। गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 सेंट ऑन सेल रिटर्न बेसिस, 833 1/3% ऑन कॉस्ट। तो पहले तो स्टॉक को हम लोग प्लस कर देंगे 1,50,000, स्टॉक को इंक्रीज कर देंगे 1,50,000, और सेल्स तो कॉस्ट पे नहीं करते बेटा, 1,50,000 प्लस प्रॉफिट 3313%, यानी इसको 1/3 बोलते हैं 50,000, यानी सेल दिखाया था आपने 2 लाख, तो आपको 2 लाख का सेल्स कम करना है और स्टॉक 1.5 लाख बढ़ा देना है। तो सबसे पहले आपका सेल्स कम जाएगा तो प्रॉफिट भी कम जाएगा 2 लाख, और स्टॉक बढ़ेगा 1,50,000 तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा 150। स्टॉक बढ़ने से आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो ये बेटा 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। 750 प्लस 5 लाख प्लस 150, ये 14 लाख स्टॉक हो गया आपका, और ये प्रॉफिट 80,000, 30,000, 5 लाख, 4 लाख, -2 लाख प्लस 1,50,000, तो ये आपका बनेगा प्रॉफिट 16,80,000। अब इस फॉर्मेट में भी सम कर सकते हो, आप पीएल भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। आइए 3 में आते हैं, 3 देखते हैं। यस, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आप लोग को एमटीपी के साथ साथ उस टॉपिक के रिलेटेड सारे कंसेप्ट भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 3A, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा है ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाने को पूछा गया, ओनली ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ध्यान रखेंगे आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है इस क्वेश्चन में, क्वाइट सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। आप ध्यान नहीं दोगे तो आप बैलेंस शीट भी बना लेंगे। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ कौन से आइटम आएंगे। सौरभ कैपिटल, तो कैपिटल में आएगा स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट पे, रिटर्न इनवर्ड सेल्स से माइनस कर देंगे, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट पे, रिटर्न आउटवर्ड परचेज से माइनस, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट पे, रेंट पीएल पे, सैलरी वेजेस पीएल पे डालना है, डेटर्स एसेट पे है, बैलेंस शीट तो आएगा ही नहीं, सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, बैंक लोन लाइबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट बनाना नहीं है। अगर बैंक लोन या इन्वेस्टमेंट के साथ कोई परसेंटेज दे दिया है तो वहाँ पे इंटरेस्ट का चक्कर है, 14%, ध्यान दीजिएगा। तो 50,000 पे 14% इंटरेस्ट देना है, आपके लिए पीएल का एक्सपेंसेस होगा, लेकिन डेट ऑफ लोन भी देख लीजिएगा। बैंक इंटरेस्ट पीएल का आइटम है, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएल का आइटम है, बैंक बैलेंस एसेट, डिस्काउंट अर्न मतलब डिस्काउंट रिसीव पीएल क्रेडिट साइड, फर्नीचर फिटिंग एसेट, डिस्काउंट अलाउड पीएल पे आएगा, जनरल एक्सपेंसेस पीएल पे, इंश्योरेंस पीएल पे, पोस्टेज पीएल पे, कैश बैलेंस एसेट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएल, और ड्राइंग्स तो कैपिटल से माइनस। अब एडजस्टमेंट्स देखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। पीडीडी बनाते समय ना पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ऐसे पीडीडी 5% ऑन डेटर्स पे है, बट ये डेटर्स चेंज भी हो सकता है, ये डेटर्स का फिगर ड्यू टू वेरियस एडजस्टमेंट्स। तो पीडीडी बनाने से पहले आप थोड़ा वेट करेंगे, 10 से 60,000 पे पीडीडी बनाने का जरूरत नहीं है, वेट करेंगे। एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाना है, दोनों बनाएंगे बट लास्ट में। पर्सनल परचेज ऑफ सौरभ अमाउंटिंग 1500 रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। तो ये तो बड़ा सिंपल है, उसने अपने घर के लिए खरीदा था, परचेज में डाल दिया, तो परचेज से क्या करेंगे, -1500।
डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग्स 10%, फर्नीचर फिटिंग्स पे 10% डेप्रिसिएशन दिखाना है। 12,500 पे 10%। कोई एडजस्टमेंट होगा तो देखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं होगा तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1250। नेक्स्ट, included in debtors 7,500 due from Sundar, included in creditor 2,500 due to him। ये आ गया डेटर्स का एडजस्टमेंट। आप 7,500 सुंदर से पा रहे थे, बट सुंदर भी आपसे 2,500 पा रहे थे, तो इसमें जो कॉमन अमाउंट है 2,500 डेटर से भी माइनस हो जाएगा, क्रेडिटर से भी माइनस हो जाएगा। अगर इसमें तो बैलेंस शीट बनाना नहीं है आपको, अगर बैलेंस शीट बनाना होता तो यहाँ से भी 2,000 माइनस और डेटर से भी 2,000 माइनस, यानी 60,000 से 2,500 माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट डिस्काउंट वगैरह क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है, अ क्वार्टर अमाउंटिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी इज़ टू बी कैरी फॉरवर्ड। अ क्वार्टर यानी 1/4 एडवांस है तो प्रिंटिंग से माइनस कर देंगे और एसेट में दिखा देंगे। तो बेटा ये प्रिंटिंग है, 1/4 माइनस करके वो एसेट में, बैलेंस शीट तो आपको बनाना नहीं है। क्रेडिट परचेज इनवॉइस 1,000 ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, एक परचेज किया था क्रेडिट में ओमिटेड, तो इसका एंट्री होता है बेटा परचेज टू क्रेडिटर्स, परचेज में प्लस हो जाएगा और बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, फिर भी ऐसे लिख लेंगे, क्रेडिटर्स में भी प्लस कर देंगे। स्टॉक 31 मार्च का, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट पे बाई क्लोजिंग स्टॉक प्यार से दिखा दीजिए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन प्रोवाइडेड फॉर फुल ईयर, इंटरेस्ट ऑन लोन फुल ईयर का दिखाना है, तो 14% ऑफ 50,000, 7,000 इंटरेस्ट होगा, लेकिन आपने 2,750 दिया है तो बाकी का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे दिखाना पड़ेगा, PL ये 7,000। डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं 14% ऑफ 50,000, बाकी के बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में आएगा। अब आता है PDD बनाना, तो PDD क्रिएट करते समय पहले सन्ड्री डेटर्स 60,000 किसी जवाने पे था, उसे म्यूचुअल डेप्ट माइनस करने के बाद ये आ जाएगा बेटा 57,500। यहाँ पे एडजस्टमेंट में कहीं देना चाहिए इनके सॉल्यूशन पे, यस 57,500, इस पे 5% PDD बनेगा, 5% 2,875 एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनेगा, आप 57,500 से 2,875 माइनस करने के बाद 2%, ये भी PL पे आ जाएगा। तो ये बात ज़रूर से ध्यान पे रखेंगे आप, प्रोविज़न फॉर बैड डेट पहले क्रिएट किया जाता है, फिर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ये सब जरूर से पढ़ना, और बैलेंस शीट नहीं बनाना है, गलती से बैलेंस शीट बनाएंगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा और समय भी वेस्ट होगा, इसलिए पेपर अच्छी तरह से पढ़िएगा। नहीं पढ़ते हैं तो नज़र हटी, दुर्घटना घटी, जरूर से ध्यान देना है आपको। यस, अब हम लोग चलते हैं पार्टनरशिप के साथ, तो एक क्वेश्चन है, ये फाइनल अकाउंट तो हो ही गया ट्रेडिंग PL, इसके साथ एक पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन दिया गया है पेपर सेटर ने। बैलेंस शीट ऑफ विवेक ब्रदर्स दिया गया है, PSR इक्वली, आपको पता है ये PSR नहीं दिया रहेगा तो इक्वली 31 मार्च का ये पोजीशन है। सुमित डाइट, ये डेथ का सम है, डेथ के सम में गारंटीज फॉर गुडविल बोला है, एक ही एंट्री होता है गारंटी फॉर गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जब भी गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सो गेनिंग पार्टनर्स कौन होते हैं, जो भी नया PSR कैलकुलेट करके ओल्ड माइनस न्यू करके देखेंगे, जिसने गेन किया है उसको डेबिट करेंगे, और सैक्रिफाइसिंग, रिटायरमेंट डेथ पे जो पार्टनर जा रहा है वो सैक्रिफाइस करेगा, उसको क्रेडिट करेंगे, और जो बच जाएगा उनको डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल होता है बेटा, 4 एंट्री होता है, एसेट्स बढ़ने से एसेट्स टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, एसेट्स कम जाएगा तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, लायबिलिटीज़ कम ना प्रॉफिट है तो लायबिलिटीज़ टू रिवैल्यूएशन, और लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो गया तो आपके लिए लॉस है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज़। कभी कभी पेपर सेटर बोल देंगे वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ नॉट टू बी चेंज, ध्यान रखेंगे स्टडी मेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज़ नॉट टू बी चेंज, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट होता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमित, पुनीत, सुमित का कैपिटल जेंडर रिजर्व, डेथ के केस में जेंडर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते,
ट्रेड पेबल, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, कैश, इन्वेंट्रीज, या ट्रेड रिसीवेबल 27,000 है और इसमें पीडीडी ऑलरेडी 1800 है। अगर पीडीडी बनाना है 1800 से ज़्यादा होगा तो ही रिवैल्यूएशन के थ्रू आएगा। इंटरेस्टिंग होगा, बताएंगे। एसेट्स टू बी रीवैल्यू 35,100, तो 30,000 का 35,100 तो प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर 13,800, फर्नीचर में लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। इन्वेंट्री 4,500, इन्वेंट्री भी लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन टू इन्वेंट्री। और गुडविल के बारे में बताया है, गुडविल 18,000 वैल्यू किया, क्रेडिटेड टू शेयर विदाउट एडजस्टमेंट और 6,000 पेड। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल का देख लेते हैं। गुडविल का वैल्यू 18,000 है और सुमित का डेथ हो गया तो 1/3 शेयर मिलेगा उनको, इक्वल पार्टनर है 6,000 और गेन करेंगे दोनों पार्टनर इक्वली 3,000। तो ये आपका पक्का हो गया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत आसान है, बाई मशीन, टू फर्नीचर, टू इन्वेंट्री, टू पार्टनर्स कैपिटल। और फिर पार्टनर्स कैपिटल पूछा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैलेंस, बीडी तीनों का, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, गुडविल का आ गया। और फिर बैंक, सुमित को कितना पेमेंट किया हम लोगों ने, ओनली 6,000 टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डेट पार्टनर, तो टू बैंक 6,000, टू एग्जीक्यूटर्स लोन, टू बैलेंस CDN, खत्म, दैट्स इट। और न्यू PSR भी कुछ बताया है क्या, न्यू PSR इक्वली बता दिया। तो आपको एक गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओल्ड PSR और न्यू PSR, ये तो आप लोग को आता ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये क्वेश्चन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन इन्होंने दे दिए। ANBR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2, बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक OD, कैपिटल, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, कैश। सी वॉज एडमिटेड फॉर्म 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट 50,000, न्यू PSR दे दिया। तो यहाँ पे हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा। अगर न्यू PSR नहीं देता है और बोल देता है नया पार्टनर 1/6 वगैरह के लिए आया, तो ओल्ड PSR ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। सी इज अनेबल टू ब्रिंग कैश गुडविल, दे डिसाइडेड टू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हिडन गुडविल का टॉपिक है बेटा, ये जरूर से ये सम कीजिएगा, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फर्नीचर टू रिटर्न डाउन सक जाएंगे, स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5% सक जाएंगे, PDD 5% फॉर बैड डेप, ये मैं समझाऊंगा। प्रोविजन वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सक जाएंगे। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बी ब्रॉट अप टू, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का 58,400 होगा, वो बताएंगे। एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 900, फाउंड क्रेडिटर्स इंक्लूडेड 2,800 विच इज़ नॉट टू बी पेड। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में जो थोड़ा सा ट्विस्ट है वो बताते हैं। पीडीडी इन्होंने बोला है 5% ऑफ डेटर, तो बेटा डेटर्स आपका 70,000 होगा, 5% ऑफ 70,000 दैट इज 3,500। बट 3,500 पीडीडी नहीं बनाना है, ओल्ड पीडीडी पहले से बना के रखा गया है 400, तो आपको 3,100 पीडीडी बनाना है और रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू पीडीडी, टू आउटस्टैंडिंग, बाई बिल्डिंग, बाई क्रेडिटर्स, बाई इन्वेस्टमेंट, और ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर पार्टनर्स कैपिटल पूछा है, बैलेंस शीट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बाई बैलेंस PD, बाई कैश लाया है, गुडविल में बताऊंगा, और टू बैलेंस CD। आइए तो पहले गुडविल के बारे में देखते हैं। हिडन गुडविल का सम है, पेपर सेटर ने क्या बोला है, पेपर सेटर ने बोला है they decided to calculate goodwill on the basis of C share in profit। तो C 50,000 कैपिटल आया 1/6 के लिए, तो पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 लाख, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 3 लाख। एंड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ABC का कैपिटल 2,10,000, A और B का कैपिटल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस करते, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस तो कुछ नहीं है, A का 88,72, इसमें रिजर्व भी प्लस करते, PL भी प्लस करते, रिवैल्यूएशन भी एडजस्ट करते, कुछ नहीं है, तो यही कैपिटल प्लस C ने लाया है
50,000। सो सी के कैपिटल के बेसिस में फर्म का कैपिटल 3 लाख होना चाहिए, बट 2,10,000 ही है, तो हिडन गुडविल हो गया 90,000, उसमें सी का शेयर 15,000, तो ये सी नहीं लाया, तो सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग को कैलकुलेट करने आता ही होगा 3:2, और ये आपका हो गया एडमिशन का सम। बहुत अच्छा है, ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। और बैलेंस शीट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। क्रेडिटर्स कम जाएगा, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा, फर्नीचर का वैल्यू कम जाएगा, स्टॉक कम जाएगा, डेटर्स में पीडीडी, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, इसके साथ एक एनपीओ का सम आ गया। बहुत साल से ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एमटीपी में दे रहा है, पता नहीं एग्जाम में कब आएगा। फुटबॉल क्लब 1 अप्रैल 23, 31 मार्च 24, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain amount of subscription sports material appear in income and expenditure। तो आई अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना दिखाएंगे? तो आई अकाउंट में सब्सक्रिप्शन तो बड़ा सिंपल है बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, ओपनिंग एडवांस प्लस करेंगे, क्लोजिंग एडवांस माइनस। तो सब्सक्रिप्शन में तो ये करने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल, आई में कंज्यूम्ड आता है, कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करते बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो दिया ही है 4,50,000, परचेज नहीं दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया है, कैलकुलेट करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक की जगह लिख देंगे 4,50,000, परचेज मैं कैलकुलेट करूँगा, क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिख देंगे 6,75,000, परचेज कैलकुलेट करूँगा, परचेज इज इक्वल टू पेमेंट प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। पेमेंट दिया है 13,50,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5,85,000 माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स 4,05,000। इस तरह से आपका परचेज निकल जाएगा। परचेज यहाँ डाल के आप कर सकते हैं कैलकुलेशन कंज्यूम का, या डायरेक्टली भी हम लोग कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। पेमेंट, पेमेंट कितना है सर? पेमेंट 13,50,000, पेमेंट में क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस कीजिए और ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस कर दीजिए, परचेज निकल गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए 4,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए 6,75,000, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो ये पेमेंट ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, पेमेंट पे क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस, और फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये आई में आ जाएगा। फिर इन्होंने पूछा है कि हाउ आइटम्स विल बी अपियरिंग इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कैसे आएगा वो बता देता हूँ मैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल लाइबिलिटीज़ है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन ड्यू क्लब के लिए एसेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। रिसीव्ड इन एडवांस क्लब के लिए लाइबिलिटीज़ है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में और ये क्लोजिंग। और ये पीएल बैलेंस शीट ना एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में बनेगा, ध्यान रखेंगे, एक्सट्रैक्टेड फॉर्म पे। और इन्होंने कब का बैलेंस शीट पूछा है देखिए, 31 मार्च का, यानी ओपनिंग वाले का करना नहीं, ओनली क्लोजिंग ही पूछा है, तो क्लोजिंग। और जरूर से एक्सट्रैक्टेड लिखिएगा, इसको टोटलिंग करने का जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पासबुक, ये बीआरएस का सम है। पासबुक शो द बैलेंस ऑफ 150, पासबुक का बैलेंस है 150, क्रेडिट टू कैश बुक। कैश बुक बोल रहा है 1,12,050, दोनों का बैलेंस नहीं मिला। प्रिपेयर बीआरएस, तो बीआरएस बनाते समय दो टाइप के बीआरएस होते हैं, एक नॉर्मल बीआरएस, एक एडजस्टेड कैश बुक।
हमेशा चेक कर लीजिएगा कैसा BRS पूछा है। एडजस्टेड कैश बुक पूछा है तो एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल। तो सो द बैंक अभी BRS बनाना है तो आप किसको बेस मानेंगे? आप पासबुक को भी मान सकते हैं, कैश बुक को। चलिए, इन्होंने पासबुक के हिसाब से किया तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल। CS इशूड चेक 80,000 ऑफ विच 32,000 प्रेजेंटेड। चेक इशू करने से राइट हैंड कैश बुक गिर गया 80 और बैंक गिरा 32, तो डिफरेंस आ गया, तो बाकी का डिफरेंस भी माइनस कर देंगे। चेक इशूड माइनस कर देंगे 48,000, 80 minus 30. She recorded a check 5,000. She recorded in her cash book. एक चेक मिला कैश बुक, फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन बैंक। कैश बुक में डिपॉजिट दिखा दिया, बैंक पे नहीं आया, तो फिर बैंक पे क्या कर देंगे? प्लस 5,000. गुप्ता डिपॉजिटेड 15,700 इन हर बैंक विच शी हैज़ बीन रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड। गुप्ता नाम का कस्टमर ने मैम के बैंक पे पैसा डाल दिया, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक पे नहीं है, तो पासबुक को मिलाने के लिए माइनस कर देंगे 15,700। बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिट करने से इंटरेस्ट देता है, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में नहीं है, माइनस कर देंगे। और चार्ज किया बैंक ने तो बैंक पे बैलेंस कम गया, कैश बुक में नहीं है तो प्लस कर देंगे, और फिर ये बैलेंस आ गया एज पर कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के साथ, इनकम टैक्स ऑफिसर एसेसिंग इनकम ऑफ जेवियर फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 22, 23 फीस जेवियर नॉट डिस्क्लोज फुल इनकम। ही गिव्स फॉलोइंग एसेट्स लाइबिलिटीज। 1 अप्रैल का कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, डेटर्स, लैंड बिल्डिंग, वाइफ्स ज्वेलरी, और लाइबिलिटीज भी दे दिया। फिर 1 अप्रैल का एसेट्स भी दे दिया। ड्यूरिंग 2 years डोमेस्टिक एक्सपेंसेस ड्राइंग्स 4,000 पर मंथ, और इनकम स्टेटमेंट में उन्होंने 1,05,000 इतना दिखाया। स्टेट वेदर ITO कंटेंशन इज करेक्ट। तो ये सिंगल एंट्री का सम है, तो आपको कैपिटल 2 साल का प्रॉफिट के बारे में बोला है, तो आप 1 अप्रैल 21 का ये एसेट्स लाइबिलिटीज दिया है, तो आप कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर 1 अप्रैल 23 यानी 21, 22, 22, 23 मतलब 2 साल बाद का कैपिटल भी निकल जाएगा, और 2 साल के कैपिटल से आप क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल 2 साल का प्रॉफिट। तो सबसे पहले 1421 का एक कैपिटल कैलकुलेट करना है। एसेट्स डाल दिया, सब कुछ लाइबिलिटीज डाल दिया, और फिर कैपिटल निकल गया ओपनिंग, और सिमिलरली कैपिटल क्लोजिंग। तो ओपनिंग ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, 2 साल का ड्राइंग्स 4,000 पर मंथ करके था, 2 साल का ड्राइंग्स प्लस कर दीजिए और कैपिटल ओपनिंग माइनस कर दीजिए, तो ये 2 साल का प्रॉफिट आ गया 3,48,000, बट उन्होंने डिक्लेयर किया था 2,38,000, तो फिर उन्होंने इतना इनकम चुराया है और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दुनिया को बताया है। क्वेश्चन नंबर C, ये अनलिस्टेड कंपनी का सम है। ऑथराइज कैपिटल 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 30,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच। रिजर्व्स एंड सरप्लस में PL, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिवेंचर्स, ट्रेड पेबल, PPE, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैंक। एट एनुअल जनरल मीटिंग ये इट इज़ रिजॉल्व, पॉइंट A, B, C दिया है। गिव जनरल ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस, 10 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। अभी मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ अच्छी तरह से। यस, देखते हैं, इसको सोल्व करता हूँ मैं। क्वेश्चन तो पढ़ लिया, ध्यान से देखेंगे, 3 पॉइंट है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट में मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। At annual general meeting 1/4/24, it was resolved to give existing shareholder option to purchase 1 share of 10 at 15 for every 4 held. Every 4 शेयर पे 1 शेयर खरीदना prior to bonus distribution taken by all. ये राइट इशू का सम है। तो 1 शेयर फॉर एवरी 4, 1 शेयर फॉर एवरी 4। बेटा ऑथराइज नहीं देखिएगा, ऑथराइज पे कुछ भी नहीं मिलता है, बोनस शेयर्स, राइट शेयर, डिविडेंड पेड अप पे।
तो 30,000 शेयर्स है, तो 30,000 शेयर्स पे 1/4 7,500 शेयर्स दिया जाएगा, आप लोगों को इशू किया जाएगा और 15 पे। तो पहला एंट्री कितना आसान हो गया, ये दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 7,500 इंटू 15 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,500 इंटू 10 टू SP 7,500 इंटू 5, ये एंट्री हो गया। नेक्स्ट, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो बोनस के पहले राइट इशू हुआ तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया। टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, 5 शेयर्स पे एक बोनस शेयर्स मिलेगा। वर्किंग नोट इन्होंने नहीं किया, ओके। सो 5 शेयर्स पे एक बोनस शेयर्स मिलेगा। पहले था 30,000 शेयर्स, राइट शेयर इशू हुआ 7,500, तो 37,500 एंड बोनस इशू के बारे में बोला गया 1 शेयर फॉर एवरी 5, 1/5 डिवाइडेड बाई 5, तो 7,500 बोनस शेयर्स आएगा ₹10 करके। तो बोनस डिक्लेयर करते SP अकाउंट से। बोनस फुल्ली पेड बोनस का सोर्सेज आपको पता है, CRR से, कैपिटल से रिजर्व नहीं है तो SP कैश, फिर कैपिटल रिजर्व कैश वाला, फिर जनरल रिजर्व PL। तो SP 37,500, SP देख लेते हैं कितना है। SP यस, SP अभी अभी आया था बेटा 37,500। बोनस के पहले राइट इशू हुआ, इसलिए राइट पे भी बोनस मिलेगा, राइट पे भी बोनस मिलेगा, राइट पे भी बोनस मिलेगा, ध्यान रखेंगे PL। और बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल, ये भी खत्म। टू रीपे डिवेंचर्स एट 3% प्रीमियम, डिवेंचर होल्डर्स को 3% प्रीमियम में पेमेंट करना है। तो 1,80,000 का डिवेंचर आज से कैंसिल हो जाएगा। डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर डेबिट प्रीमियम रिडम्पशन टू डिवेंचर होल्डर्स, और डिवेंचर होल्डर्स को पे कर दीजिए। डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक 185,400। और आपको पता है जब डिवेंचर का रिडम्पशन होता है, अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनी के पास DRR भी होना पड़ेगा 10% और इन्वेस्टमेंट भी होना पड़ेगा 15%। तो बेटा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आपका डिवेंचर 1,80,000 का है, उसका 10% 18,000, तो DRR तो सफिशिएंट है। डिवेंचर रिडीम हो जाएगा तो DRR फ्री हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो DRR टू जेंडर रिजर्व, DRR टू जेंडर रिजर्व करना है आपको, ये DRR टू जेंडर रिजर्व। नेक्स्ट है 15% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए डिवेंचर्स का जितना रिडीम कर रहे हैं। तो 1,80,000 का 15%, 1,80,000 का 15%, 27,000 का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 27,000 का है तो इसको भी हम लोग बेचेंगे। तो बेचेंगे तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR डिवेंचर रिजर्व इन्वेस्टमेंट, और प्रीमियम और रिडम्पशन होगा उसको PL से राइट ऑफ कर देंगे। तो ये एंट्रीज है, बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है, इसको जरूर 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 से पढ़ना है। इसमें राइट इशू भी दे दिया पेपर सेटर ने, बोनस इशू दिया। बोनस इशू कैलकुलेट करते समय ध्यान दीजिएगा, बोनस जो राइट इशू होगा उस पर भी मिलेगा, बिकॉज बोल दिया गया है बोनस राइट के प्रायर दिया गया था। और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जब डिवेंचर रिडीम हो जाता है उसे कैंसिल कर देते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट ही बेच देते हैं। को 2 एंट्रीज अपने मन से लगाना पड़ेगा और आपको प्रीमियम को PL से राइट ऑफ करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6A, एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन 75,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5
तो 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपीज़ प्रीमियम 15 में इशू किया जाएगा। 9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो 9 है तो 4 + 5 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एंड बैलेंस 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 3 लाख, एप्लीकेशन फॉर 2 लाख रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड, शेयर्स एलोटेड प्रोरेटा। तो ये सम आप लोग पास्ट एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्लास पे बहुत बढ़िया से डिस्कस किया है, फिर भी देख लीजिए। रिसीव्ड हुआ है बेटा 3 लाख का, रिफ़ंड कर दिए 2 लाख, तो बचा 1 लाख और अलॉटमेंट होगा 75,000, तो फिर वो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 25,000 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 3 लाख इंटू 9, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में 75,000 इंटू 4, प्रीमियम में 75,000 इंटू 5 और रिफ़ंड कर दिया 2 लाख इंटू 9 और बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आते हैं। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट 1500 अप्लाइड। प्रोरेटा अलॉटमेंट में तो आपको पता ही है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम होने से वो पास्ट एडजस्टमेंट देखते। अप्लाइड बाई राज, राज ने 1500 शेयर्स अप्लाई किया, उसके शेयर फॉरफिट करके रीइशू, तो यानी 1500 अप्लाई किया तो एलोटेड क्या होगा, रेशियो। तो ध्यान से देखेंगे राज को लेकर क्या प्रॉब्लम है। राज को लेकर एप्लीकेशन 1 लाख का मिला था और शेयर्स एलोटेड था 75, तो रेशियो ऑफ अलॉटमेंट 75,000 बाई 1 लाख 3/4, 3:4, यानी जिसने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 3 शेयर्स दिया गया। अप्लाइड जिसने किया 4 शेयर्स, उनको अलॉट किया 3 शेयर। तो सिमिलरली राज ने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स, तो उनको कम शेयर्स मिला 3/4, 1125 शेयर्स मिला 1125, तो उनका अलॉटमेंट मनी नहीं, पहले एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट देख देते हैं। उसने 1500 के लिए पैसा दिया था बट आपने तो 1125 शेयर्स ही दिया, तो उसने एप्लीकेशन का पैसा 9 रुपीज़ करके, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9 था, 9 करके ज़्यादा दिया, तो 1125 माइनस 1500, 375 इंटू 9, उसने 3375 ज़्यादा पेमेंट कर दिया, 3375 ज़्यादा पेमेंट किया, जो सेकेंड में एडजस्ट हो जाएगा कॉल के साथ। सो कॉल मनी कितना बनता है उनका, 1125 लीजिएगा, 1500 नहीं लेना है, 1125 इंटू 5 कॉल मनी बना 1125 इंटू 5, 5625 लेस एक्सेस 3375 माइनस 3375, 2250 एरियर बनेगा, 2250। अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड 1500 शेयर्स पे, 1500 माइनस 1125, 3375 और ओके, फर्स्ट कॉल का अमाउंट बनता है 6 रुपीज़, 9 + 6, कॉल का अमाउंट है 6, 1125 इंटू 6, 6750 माइनस 3375, तो एरियर भी बनेगा 3375। तो आइए आराम से देखते हैं अब। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल 450, बैंक अकाउंट डेबिट एरियर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 225। सर 450 से 225 कैसे हुआ बेटा, प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ था, 450 से 225 पहले मिल गया था।
अब उसके शेयर फॉरफिट किए गए, तो फॉरफीचर का एंट्री तो पता ही है 1125 इंटू 10। प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ था मिल गया, तो प्रीमियम भूल जाइए। शेयर फॉरफीचर उसने 1500 शेयर्स पे पैसा दिया था, 1500 शेयर्स पे दिया था। 1500 शेयर्स पे उन्होंने 9 करके दिया था, तो 1500 इंटू 9, 1500 इंटू 9 13500, और उस पर एसपी था 1125 इंटू 5। एसपी का पैसा को छूना है मना, 5625 फॉरफिट नहीं कर सकते, तो माइनस 13500, तो 7875 और एरियर कैलकुलेट कर लिए थे। फिर 10 रुपये का शेयर्स 4 डिस्काउंट पे इशू किया, 6, तो ये सकी जाएंगे। और आपने सारा शेयर्स इशू कर दिया, तो फॉरफिट किया था 7875, डिस्काउंट दे दिया 4500, तो 7875 माइनस 4500 3375। तो उनका पैसा कितना फॉरफिट करेंगे, ध्यान रखेंगे 1500 शेयर्स पे 9 करके दिया था, बट एसपी अकाउंट को छूना है मना, जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे अच्छी तरह से वर्किंग नोट दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स एलोटेड 1125, कॉल सीन एरियर 1500 इंटू 9, एप्लीकेशन दिया था बट एप्लीकेशन 1125 इंटू 9, एक्सेस हुआ 3375, और ये एरियर का कैलकुलेशन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक पासबुक। बीआरएस तो किए हैं आप, तो 10-15 लिख सकेंगे। विच सब्सिडरी बुक आर नॉर्मली यूज। सब्सिडरी बुक तो मैंने बेसिक्स में ही आप लोग को बता दिया था, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी एंड दिस वन। सो बेटा ये एमटीपी का सीरीज़ 1 है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने अपने साइड से जितना मैक्सिमम हो सकता है एक्सप्लेन कर दिया, और फिर बहुत जल्दी एमटीपी 2 और आरटीपी लेकर आ रहे। थैंक यू।